हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 24 जनवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम दिल्ली रेन। Season's first rain lowers air pollution, increase hardship for the homeless। तो कल यानी कि 23 जनवरी दिल्ली ने एक्सपीरियंस की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ऑफ रेन, द मोस्ट अवेटेड रेन भी कह सकते हैं, बिकॉज आफ्टर दिवाली, नॉट बिकॉज ऑफ दिवाली, आफ्टर दिवाली दिल्ली में जो एक्यूआई है ना, दिन ब दिन पॉल्यूशन की जो समस्या थी वो ग्रेव होती जा रही थी, 900 तक पहुंच गया है ना। तो दैट इज वाई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेन हो तो ये पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो कम हो। तो फाइनली 23 जनवरी को दिल्ली में अच्छी खासी रेन हुई, जिससे दिल्ली का जो एक्यूआई है ना, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला। द कैपिटल रिकॉर्डेड 14.5 mm of rainfall in the 24 hour ending at 5:30 p.m. The wind and rain positively impacted the air quality, and average air quality index improved to 282। तो ये घट के कितना हो गया, 282। हालांकि अभी भी ये पुअर कैटेगरी में है, ठीक है, बट बैड इज बेटर देन वर्स, है ना। बहुत बुरे से अच्छा थोड़ा बुरा, है ना। बट इस रेल से सिर्फ दिल्लीइट्स को, दिल्ली के लोगों को फायदा नहीं हुआ है, कुछ होमलेस लोगों को प्रॉब्लम भी हो गई है ना। ऐसे होमलेस लोग जिनके पास रहने को घर नहीं है, तो ऐसे में बिन मौसम अगर बरसात हो जाए, है ना, और वो भी तब जब लोग विंटर से सफर कर रहे हो, तो प्रॉब्लम तो हो ही जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल एक सिटीजन दिल्ली की सरोज देवी इन हर 50 सेड द लैक ऑफ स्पेस इन द टेंट forces many to keep belonging outside, my belonging including clothes got wet in the rain। ये सिर्फ एक इंसिडेंट है एक पर्सन का, कि कैसे है ना, जो रेन है ना, उसने लोगों का जो शॉर्ट स्पेस है, जो टेंट वगैरह में, जिन्हें आप रैन बसेरा भी कहते हैं दिल्ली में, है ना, वहां पर लोगों को अपना सामान बाहर निकाल के रखना पड़ा, जिससे उनके कपड़े क्या हो गए, वेट हो गए, है ना। उन्हें बारिश के गीले कपड़ों पे सोना पड़ा, गीले बेड पे सोना पड़ा। तो ये कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली। अब दिल्ली में रेन हर साल मोस्ट प्रोबेबली आपको जनवरी के मंथ में दिल्ली में रेन देखने को मिलेगी। क्या ये रेन मानसून की वजह से होती है? तो आंसर है नहीं। मानसून अभी कहां, मानसून तो इंडिया में को स्ट्रक करता है ऑन 30 जून, है ना। तो ये मानसून की बारिश तो नहीं है कम से कम, है ना। तो ये जो बारिश होती है, ये होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। होता क्या है, मेडिटेरेनियन सी, है ना, यहाँ पर दो एयर मास, एक हॉट एयर मास और एक कोल्ड एयर मास। जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, है ना, तो होल हॉट और कोल्ड के मिक्सचर से, है ना, क्या होता है, एक डिस्टरबेंस, एक साइक्लोन टाइप, है ना, स्ट्रक्चर जनरेट होता है। अब इस डिस्टरबेंस को जेट स्ट्रीम, एक विंड है ना, जो इस रीजन में चल रही होती है इस टाइम पे, है ना, जेट स्ट्रीम पुश कर देती है टुवर्ड्स द एशिया। तो सऊदी अरबिया, ईरान वगैरह ये होते हुए, है ना, ये हिट करती है इंडिया को, है ना। अब जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस इंडिया को हिट करता है, तो रास्ते में ईरान भी पड़ रहा है, पाकिस्तान भी पड़ रहा है, अफगानिस्तान भी पड़ रहा है, सऊदी अरबिया भी पड़ रहा है, यूएई भी पड़ रहा है, बट यहाँ कहीं बारिश नहीं देखने को मिल रही है। बारिश कहाँ हो रही है? इंडिया में। क्यों? क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में जनरेट हुआ ये डिस्टरबेंस, तो ह्यूमिडिटी है, साथ ही साथ अरबियन सी, पर्सियन गल्फ, रेड सी से होते हुए आ रहा है, तो ह्यूमिडिटी को कैरी करते हुए लेके आ रहा है ना। बट कंडेंसेशन नहीं हो पा रहा है। अब इंडिया में जब ये पहुंचता है और हिमालय से टकराता है, तो हिमालय से टकरा के कहां जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और इंडिया में क्या हो जाता है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, शायद आपका हिमाचल प्रदेश हो, चाहे आपका दिल्ली हो, हरियाणा हो या पंजाब हो, तो रेनफॉल रिसीव होता है हर साल। तो ये रेन अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है
है ना, चाहे क्लाइमेट पर्सपेक्टिव से कह लो, चाहे एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से कह दो, या टेम्परेचर रेगुलेशन पर्सपेक्टिव से कह दो। नॉन मानसूनल है, दिस प्रिसिपिटेशन पैटर्न इज डिस्टेंस फ्रॉम समर मानसून विच ब्रिंग रेन फ्रॉम इंडियन ओशन। जो मानसून में बारिश होती है वो इंडियन ओशन की वजह से होती है, बट ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो बारिश होती है वो किसकी, मेडिटेरियन थ्रू, पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी और समटाइम कैस्पियन सी या ब्लैक सी से भी ह्यूमिडिटी कलेक्ट करते हुए लाता है ये डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से ये बारिश होती है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ठीक है, अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जेट स्ट्रीम की मदद से इंडिया नहीं आता तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहे होते। जो किसान आज इंडिया की बैकबोन माने जाते हैं, सबसे रिचेस्ट एंटिटी माने जाते हैं, अगर फार्मर्स की बात करें, फार्मर्स के पंजाब और हरियाणा के किसान अच्छे खासे अमीर माने जाते हैं, ऑल थैंक्स टू दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसकी वजह से क्या होता है ना, जो रबी की क्रॉप है, चाहे बीट हो, मस्टर्ड हो, बार्ले हो, है ना, इनको अच्छा खासा पानी मिल जाता है और इनकी फसल अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर रेगुलेशन, है ना, जो कोल्ड हमारे यहाँ, है ना, हवाएं चल रही होती है, उनको क्या मिलती है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं डिस्टर्बेंस, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर जो आपका मौसम है, जो क्लाइमेट है, वो कैसा होने लगता है, प्लेजेंट होने लगता है। तो ये कुछ फायदे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम CDS, Chief of Defense Staff, and Netaji Subhash Chandra Bose. Strategic vision of Netaji has lesson for contemporary India. ठीक है, कल यानी कि 23 जनवरी इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो इसी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को इनवाइट किया गया टू एड्रेस असेंबली इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, है ना, जहां इन्होंने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना, उनका जो एक आइडेंटिटी है, जो ऑरा है, उस पर है ना एक टॉर्च डालने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कैसे नेताजी ना सिर्फ एक स्मार्ट पॉलिटिशियन थे, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजिस्ट भी थे, स्मार्ट मिलिट्री लीडर भी थे, है ना, कि कैसे एक स्मार्ट डिप्लोमेट भी थे, कि कैसे, है ना, एक एज ए पॉलिटिशियन पूरे इंडिया के यूथ को, है ना, इस तरह इंप्रेस किया कि वो नेताजी जैसा बनने लगे, है ना, कैसे एज ए डिप्लोमेट हिटलर जैसे क्रूअल आदमी को अपनी साइड कर लिया, INA बना लिया, जापान जैसे क्रूअल लोगों को अपनी साइड कर लिया, है ना, INA बना लिया, है ना, कैसे जापान जैसे लोगों को, है ना, नेगोशिएट किया, जैसे लोगों के साथ नेगोशिएट किया, और अंडमान में, है ना, जो आइलैंड है वो अपने ऑक्यूपेशन में ले लिए, उनका नाम क्या रख दिया, शहीद एंड स्वराज रख दिया। ठीक है, ही क्रिएटेड एक गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट भी बनाई, है ना, शहीद एंड स्वराज रख दिया, एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई, खुद की करेंसी भी चलाई इन्होंने, है ना, खुद का बजट भी पब्लिश किया, बिल्ट एन आर्मी, प्लान कैंपेन्स, नेगोशिएटेड अलायंसेज एंड मैनेज लॉजिस्टिक। ही हैज क्लासिकली ए मिलिट्री लीडर, द CDS रिमार्क। तो इन सब स्पेसिफिकेशन, इन सब क्वालिटीज के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बताया गया। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है ना, अब पिछले 10 सालों से बहुत प्रोमिनेंटली इंडिया में मनाई जाती है, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ मनाई जाती है, ऑन एवरी 23 जनवरी, है ना। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 23 जनवरी को किस दिन के रूप में डिक्लेयर किया है, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें, है ना, तो इनका जो जन्म है, बर्थ है, वो 23 जनवरी 1897 कहां पे हुआ था, कटक उड़ीसा, जो वर्तमान मॉडर्न डे उड़ीसा में, है ना। ICS भी निकाला इन्होंने 1921 में, बट 1921 में रिजाइन कर दिया इन्होंने, है ना, उसी साल, ड्यू टू द नेशनलिस्ट अनरेस्ट इन इंडिया। इसके अलावा फिर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन किया और 2 बार कांग्रेस के लगातार प्रेसिडेंट रहे, लगातार। ठीक है, 1939 में इन्होंने कांग्रेस को क्विट कर दिया और अपने ही एक नई पार्टी बनाई, इसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था। 1940 में इन्होंने कंट्री को लीव कर दिया, हिटलर से मिले, जापानियों से मिले एंड इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, INA बनाई। ठीक है, आजाद हिंद गवर्नमेंट भी इन्होंने बनाई। ठीक है, और इम्फाल और बर्मा में कई जगह पर जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनको हराने का काम इन्होंने किया। तो दैट इज वाई इनके कंट्रीब्यूशन को कमेमोरेट करते हुए हर साल हमारी सरकार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, मनाता है। और
23 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी के अकेजन पे ही हर साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अनाउंस किए जाते हैं, जिसमें एक आपका इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में होता है और आपका इंडिविजुअल कैटेगरी, यानी कि पर्सन को भी दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन को भी दिया जाता है ना। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में जो प्राइज है वो 51 लाख रुपीज है और इंडिविजुअल कैटेगरी में जो प्राइज है वो 5 लाख रुपए है। तो इस साल का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, और इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को, 2026 का, याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम बांग्लादेश। शेख हसीना अलाउ अवामी लीग टू कंटेस्ट इलेक्शन, सेज हसीना, यानी कि बांग्लादेश की जो डिपोज प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, ठीक है, इन्होंने एक वॉइस लेटर समझ लो आप, इसके एक वॉइस नोट रिलीज किया है मीडिया में, जिसके तहत इन्होंने बोला कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हमारी पार्टी अवामी लीग को भी पार्टिसिपेट करने दो, है ना। इन्होंने एक सार्काज्म करते हुए जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर है, चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनिस, उन्होंने बोला कि आपको तो पीस प्राइज मिला हुआ है नोबेल का, है ना, आप डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, तो आप अगर वाकई डेमोक्रेसी में बिलीव करते हो तो आवामी लीग को चुनाव में पार्टिसिपेट करने दो, जनता को डिसाइड करने दो कि आवामी लीग सही है या गलत है, इसको पावर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, है ना। अभी क्या हुआ कि शेख हसीना पर एक ट्रायल चलाया गया और इन्हें डेथ सेंटेंस यानी कि मौत की सजा सुनाई गई है। अगर ये बांग्लादेश गई तो इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इनकी पार्टी को बैन कर दिया गया है, यानी कि कंप्लीटली इलेक्शन से बॉयकॉट करा दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है ना। और शेख हसीना के सामने कंसर्न ये है कि वो दूसरे कंट्री में रह रही है ना। हालांकि इंडिया का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा, हम दलाई लामा को पिछले 70 सालों से अपने यहाँ पे सेंटर देके रखे हुए हैं, है ना, हमने कभी भी चाइना को उन्हें नहीं दिया। बट एक फियर, सेंस ऑफ फियर तो रहता ही है लीडर को कि मान लो कब इनके बांग्लादेश की गवर्नमेंट से रिलेशन अच्छे हो जाएं और हमें हैंड ओवर कर दें तो हमें तो फांसी दे दी जाएगी। तो शेख हसीना एक लास्ट बैटल लड़ने की कोशिश कर रही है ना, थ्रू द वर्ल्ड वॉर, है ना, कि बोल के कुछ काम हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश साउथ एशिया का एक कंट्री है ना, इंडिया इसका नेबर है चारों तरफ से, म्यांमार के साथ थोड़ा बॉर्डर लगता है इसका, ठीक है। बाकी इंडियन स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, एएम, पीएम, ठीक है, ये जो स्टेट है बॉर्डर शेयर करते हैं। बाकी गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पोर्शन इसी में आता है। दिस इज कॉक्स बाजार, यहाँ बहुत ज्यादा चर्चा है क्योंकि बहुत सारे जो रोहिंग्या हैं वो म्यांमार से भागकर कहाँ आ गए, कॉक्स बाजार आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो अब लग रहा है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। रशिया डिमांड्स यूक्रेन डोनबास रीजन बिफोर टॉक्स, है ना, रशिया ने डिमांड कर दिया है कि भाई अब हम ठीक है, पीस नेगोशिएशन के लिए तैयार है ना, बट आपको डोनबास रीजन जो हमने जीता है वो आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये कहना है दमित्री पेस्कोव का। यूएसए दोनों कंट्रीज के बीच में एक पीस अकॉर्ड कराना चाह रहा है और ये पीस टॉक चल रही है दुबई में, अबू धाबी में, एक्चुअली यूएई, जहां पर रशिया, यूक्रेन और यूएसए तीनों के रिप्रेजेंटेटिव मिल रहे हैं। रशिया इस पीस डील को ब्रोक करने की कोशिश कर रहा है। तो देयर आर हाई चांसेस, क्योंकि जेलेंस्की भी है ना अब सेम पेज पर आने की कोशिश कर रहे हैं और जैसी इंफॉर्मेशन है 90% जो डील है ना वो क्या हो चुकी है, कंक्लूड हो चुकी है। तो देयर आर हाई चांसेस कि अब यूक्रेन, क्योंकि अब यूक्रेन को भी पता है कि यूएसए खुद के बैटल लड़ रहा है, खुद के फ्रंट खोल रहा है, ग्रीनलैंड भी चाहिए, वहां कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वेनेजुएला में लड़ रहा है, ईरान पे अटैक कर सकता है ना, गाजा में भी इंडल्ज होने वाला है। तो यूएसए के पास इतना टाइम नहीं है कि वो यूक्रेन के लिए आके रशिया से लड़ाई लड़ेगा, है ना। तो उसे पता है कि ठीक है पीस कर लेते हैं, है ना, जो जा रहा है वो जाए। तो 90% ऑफ जो डील है वो ब्रोक हो चुकी है, बस डोनबास को लेके, है ना, एक दोनों के बीच में टसल बना हुआ है ना, बिकॉज कोई भी हार के नहीं जाना चाहता। व्लादिमीर पुतिन अगर 4 साल बाद इस वॉर को खत्म करेंगे तो अपने लोगों को क्या बोलेंगे कि कब क्या लेके आए, क्या हासिल हुआ। 4 साल आपने सैंक्शंस में रशिया को धकेला, 4 साल आपने अनएम्प्लॉयमेंट के दिए, बहुत सारे लोग हमारे सोल्जर्स मारे गए, हमें क्या मिला। तो दोनों ही फेस सेविंग करने में लगे हुए हैं। तो दैट इज वाई कुछ रीजन रशिया डिमांड कर रहा है
है ना, जिस पर सहमति बननी बाकी है। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट जोन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ये जो रेड एरियाज आप देख रहे हो, लुहांस्क, दोनेस्क, जैपरोजिया, खेरसॉन, ठीक है, ये रशिया ने कंट्रोल कर लिए है ना। अब रशिया इनको छोड़ना नहीं चाह रहे, तो डोनबास पे कह रहा है रशिया ये कि जो इस पूरे रीजन को डोनबास बोला जाता है, वे छोड़ दो आप इस रीजन को, भूल जाओ, ये तो हम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम अपने लोगों को बताना भी है इन 4 सालों में हमने बहुत सारा लैंड एक्वायर किया है, और ये रीजन ऐसा ही नहीं है, ये रीजन जाना जाता है अपने हीट प्रोडक्शन के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली यूक्रेन को यहां भी झुकना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज रशिया इस वॉर को कंटिन्यू रख सकता है ना। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन, ठीक है। बाकी आज के द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल यानी कि 25 जनवरी के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।